सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 29 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल में मध्य प्रदेश के किस जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया। तो आंसर होगा रीवा। तो अभी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया है। सुंदरजा आम को रीवा जिले की एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में भी शामिल किया गया है। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुरैना की गजक को भी अभी जीआई टैग दिया गया और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दूबराज चावल को भी जीआई टैग मिला है। अच्छा, जीआई टैग की बात करें, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यह अधिनियम आया 1999 में, लागू हुआ 2003 में और पहला जीआई टैग मिला था 2004 में दार्जिलिंग टी को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। अभी आपको याद होगा लद्दाख के रक्त से खुबानी, जो कि एक तरह का फल है, उसको जीआई टैग मिला था। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, जो एक तरह का चना है, उसे जीआई टैग मिला था। और अभी असम के गमोचा, जो एक तरह का तोलिया है, गमछा है, उसे जीआई टैग मिला था। अभी तमिलनाडु के नरसिंहपेट्टई नागस्वम को भी जीआई टैग मिला, जो एक तरह का शास्त्रीय वाद्य यंत्र है। उससे पहले महाराष्ट्र के सफेद प्याज को, महाराष्ट्र के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला। और मध्य प्रदेश में बात करोगे तो चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला था। और पश्चिम बंगाल के सरभजा और सरपुरिया मिठाई को जीआई टैग मिला। नागालैंड की ककड़ी को मिला था। राजस्थान की सोजत मेहंदी को मिला था। तो ये कुछ नाम थे जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो आंसर होगा पूर्वी क्षेत्र में। तो इस अभ्यास का नाम है वायु प्रहार। किन किन के बीच हुआ? भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में। कहाँ पे? पूर्वी क्षेत्र में। और इस अभ्यास का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में हवाई हमलों के समय थल सेना की गतिविधियों के संचालन की क्षमता में वृद्धि करना, मतलब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना। अब मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है, आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, 2023 में जितनी भी एक्सरसाइज हमने पढ़ी है उन सबका एक साथ यहाँ पे रिविजन होने वाला है, ध्यान देना। इस साल की सबसे पहली एक्सरसाइज हमने जापान के साथ की थी, वीर गार्जन एक्सरसाइज। कहाँ पे? जापान में ही। वैसे भी फरवरी में भी हमने जापान के साथ धर्मा गार्जन एक्सरसाइज की है, वो भी जापान में ही की। हमने मिस्र यानी कि इजिप्ट के साथ भी किया साइक्लोन 1 नाम से एक्सरसाइज। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में। और अभी राजस्थान के जोधपुर में हमने बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का एक्सरसाइज भी किया था सिंगापुर के साथ। हमने फ्रांस के साथ वरुण एक्सरसाइज किया पश्चिमी समुद्री तट पे। वैसे फ्रांस के साथ हमने फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज भी किया अभी केरल के तिरुवनंतपुरम में। और समुद्री साझेदारी अभ्यास भी किया फ्रांस के साथ अरब सागर में। वैसे अभी भारतीय वायुसेना ने प्रलय एक्सरसाइज किया था पूर्वोत्तर भारत में। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एम्फेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया। और भारतीय नौसेना ने ही ट्रोपेक्स एक्सरसाइज भी किया था हिंद महासागर में। वैसे भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज किया पश्चिम बंगाल में। और अभी तारकश एक्सरसाइज हुआ था चेन्नई में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच में। अभी डस्ट लेक एक्सरसाइज भी हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। कहाँ? उत्तराखंड के में। और मालाबार एक्सरसाइज क्वाड देशों के बीच में होती है, इस साल होगी ये ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, अभी 20 अफ्रीकी देश और भारत के बीच में एफ इंडेक्स एक्सरसाइज भी हुआ था पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज का आयोजन किया, उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया। उसी तरह से यूके ने कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किया, उसमें भी भारत ने हिस्सा लिया। और अभी कोंकण एक्सरसाइज भी किया था हमने यूके के साथ में, अरब सागर में ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो हमने 2023 में किए, सारा हमने एक साथ रिवीजन कर लिया यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि बार बार जब जब इस तरह का प्रश्न आएगा मैं हर बार आपको इस तरह से रिवाइज कराऊंगा, तो ये चीजें आपको इसी तरह से याद होंगी बार बार रिपीट करने से। और हाँ, सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार है इसे सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होने पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, फ्री में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना के अपलोड की जाती है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। अभी बढ़ते हैं आगे।
चलिए फिर बताइए, मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपए देने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा हरियाणा। अच्छा, पहले हम समझते हैं नरेगा क्या है। नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। यह अधिनियम 2005 में आया और इसकी शुरुआत सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव में शुरू हुआ और 2008 में पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया और फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। तो क्या होता है इसमें? केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार की गारंटी देती है और नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत केंद्र सरकार मजदूरी की दर भी निर्धारित करती है और अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी दर में संशोधन किया है और हर राज्य में अलग अलग बढ़ोतरी हुई है रेट की। 7 रुपए से लेकर के 26 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। तो 3 पॉइंट यहां से याद रखना। पहला कि सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो अब वहां की मजदूरी दर कितनी है? प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, 255 रुपए है, 255 रुपीज। वहीं सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला राज्य ये हरियाणा है। पर डे यहाँ पे जो मजदूरी मिलती है 357 रुपीज है। और सबसे कम मजदूरी देने वाले राज्यों में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, 221 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देते हैं। तो ये 3 फैक्टर आप याद रख लेना, 3 पॉइंट्स याद रख लेना। अच्छा, इसी तरह से अभी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट भी आई थी। उसमें बताया गया था कि दूध उत्पादन में बात करेंगे कौन सा राज्य टॉप पर है? तो राजस्थान है। वहीं अंडे के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। मांस के उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पर है। तो ऊन के उत्पादन में राजस्थान टॉप पर है। ये डेटा भी आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट मार्क करना इसे। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के चुनाव आयोग ने मंजमा जोगाटी को मतदान चिन्ह के रूप में चुना है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक राज्य के चुनाव आयोग ने मंजमा जोगाटी को एक मतदान चिन्ह के रूप में चुना है, जो अधिक से अधिक ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को पंजीकृत करने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। वैसे जोगाटी के साथ साथ क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर कंबर को भी मतदान एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। देखो, यहाँ पे हम चुनाव आयोग की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं। वैसे 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। और वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार हैं, 25वें नंबर के हैं। आपको याद होगा गरुड़ एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था पंकज त्रिपाठी को। वैसे दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश के टशीगंग में। अभी चुनाव आयोग ने ही त्रिपुरा में 90% से ज्यादा मतदान करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया था। और चुनाव आयोग ने ही, बताओ किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया? मैथिली ठाकुर को बनाया था। और अभी चुनाव आयोग ने ही बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया था, जिसका उद्देश्य साफ है, चुनावी प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा कृष्ण प्रकाश। तो ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान यानी कि डूबने की रोकथाम जागरूकता अभियान के तहत आईपीएस अधिकारी हैं कृष्ण प्रकाश और अभी इन्होंने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट केव्स तक तैराकी की और ऐसा करने वाले वे पहले व्यक्ति बन गए हैं। आपको बता दूं 2017 में उन्होंने आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा किया था, जो कि दुनिया के सबसे कठिन खेल प्रतियोगिताओं में से एक है, इसलिए उन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है। इसी तरह से संपन्ना रमेश का नाम याद होगा। अभी अंडर 21 कैटेगरी में पाक जलडमरू मध्य यानी कि पाक स्ट्रेट को सबसे तेज पार करने वाले ये भारतीय तैराक बने थे। आरती साहा आप जानते ही हो, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी। इन्हें हिंदुस्तानी जलपरी भी कहते हैं। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति या पहले एशियाई व्यक्ति ये थे मिहिर सेन। बार बार बोल रहे इंग्लिश चैनल, क्या है ये अटलांटिक महासागर की एक ब्रांच है, एक शाखा है, जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है, या यूं कहूं कि उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है।
और यहाँ पे जो जल डमरू मध्य स्ट्रेट है उसे डोवर स्ट्रेट कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा की गंधमर्दन हिल रेंज को भारत का 37वां नंबर का जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और इन गंधमर्दन पहाड़ियों को आयुर्वेद का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये भारत का 37वां है और उड़ीसा का 3रा है। तो उड़ीसा के पहले 2 जैव विविधता विरासत स्थल कौन कौन से रहे? तो एक तो कंधमार, जहाँ की हल्दी बड़ी फेमस है, कंधमार की हल्दी को जीआई टैग मिला था, याद है ना, वही। और एक महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। और अब ये हो गई गंधमर्दन पहाड़ियां। अच्छा, ये भारत का 37वां है। तो भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा बना था? कर्नाटक का नल्लूरी इमली गांव 2007 में बना था। और इससे पहले 36 नंबर का बना था लद्दाख का, जो पहला था देश का, तो 36 नंबर का, और लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल रहा याया तसो झील। और जैव विविधता से कुछ पॉइंट्स याद करवा रहा हूं, देखना। जैसे कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को। और जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष का है? 2002 का। अच्छा, जैव विविधता संबंधित कोप 15 ये कहां पे हुआ था? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? अमेजन वर्षावनों में, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। वैसे पृथ्वी की किडनी किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, पढ़ा है हम लोगों ने। अच्छा, अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा कोलकाता। और मैं अगर पूछूं कि जैव विविधता के जनक के रूप में कौन मशहूर थे जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया? तो आंसर होगा E.O. विल्सन। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। पढ़ते आके। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में उड़ीसा के रग्बी स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा राहुल बोस। तो उड़ीसा के एक रग्बी स्टेडियम का नाम अभिनेता राहुल बोस के नाम पे रखा गया। राहुल ने 11 सालों तक भारत के लिए रग्बी खेला है और वे अब रग्बी इंडिया फुटबॉल यूनियन के अध्यक्ष हैं। अच्छा, स्टेडियम से आपको याद आएगा, अभी हमारी जो हॉकी प्लेयर है रानी रामपाल, इनके नाम पे रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया। वैसे भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आपको उड़ीसा में मिलेगा, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। और आपको याद है अभी 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप यहीं पे हुआ था, इस स्टेडियम में। कौन से नंबर का था वो? 15वें नंबर का था। उसमें पहले स्थान पे जर्मनी रहा तो दूसरे पे बेल्जियम रहा। बाकी मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया। अच्छा, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पे रखा गया? सुनील गावस्कर के नाम पे। और बाईचिंग भूटिया के नाम पे नामची सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, वो आप जानते ही हो। और गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे किया गया था। ये जो मोटेरा स्टेडियम है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और लखनऊ का जो इकाना स्टेडियम है उसका नाम अटल बिहारी के नाम पे रखा गया था। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना जरूर। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा पुणे में। तो भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन अभी 28 मार्च 2023 को पुणे में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हमारे रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह। और ये इन देशों के सेना प्रमुखों का अब तक का पहला सम्मेलन था। पहला था इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना कहाँ हुआ? पुणे में। और हमने पढ़ा था पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में ही F इंडेक्स एक्सरसाइज अभी हुआ था मार्च में। इसमें 20 अफ्रीकी देश थे और भारत था। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन हैं जो सबमिट हुए अभी, जैसे कि अभी पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में। और अभी संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन जो हुआ ये कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। ये 50 सालों में पानी पर पहला सम्मेलन है। इसका आयोजन किया ताजिकिस्तान और नीदरलैंड ने, ये जरूर ध्यान रखना। अभी 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन हुआ कुआलालंपुर में। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन ये गोवा में हुआ। और अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन हुआ था मुंबई में। बताओ किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण का आयोजन हुआ? हैदराबाद में। अभी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन हुआ
नई दिल्ली में। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? भोपाल में। और अभी 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ नई दिल्ली में। ग्लोबल टेक समिट हुआ विशाखापत्तनम में। और ग्लोबल बिजनेस समिट ये नई दिल्ली में हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन का आयोजन अभी हुआ 2023 में, ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में लाई गई मादा चीते की मौत हो गई, उन्हें किस देश से लाया गया था? तो आंसर होगा नामीबिया। तो अभी आपको याद हो तो अभी हम 2 बार चीते लेकर के आए। एक तो नामीबिया से लाए थे 2022 में, सितंबर में 8 चीते लाए थे। उन 8 में 5 मादा थी और 3 नर थे। तो उनमें से एक मादा चीता थी जिसका नाम साशा रखा था और उसका भी गुर्दे की बीमारी के कारण निधन हो गया। कब लेकर के आए थे वैसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब बर्थडे होता है 17 सितंबर 2022 को। फिर उसके बाद अभी कुछ समय पहले ही साउथ अफ्रीका से हम 12 चीते लेकर के आए, उनको भी हमने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ही छोड़ा। तो याद रखना, मादा चीते का निधन हुआ, साशा उसका नाम था। कहाँ से लाए थे? नामीबिया से लाए थे। नामीबिया जिसकी कैपिटल विंडहॉक है, करेंसी है नामीबियन डॉलर। अच्छा, वैसे भारत में अंतिम चीते की मृत्यु ये कब हुई थी? 1947 में हुई थी, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। उसके बाद 1952 में इसे देश से विलुप्त घोषित कर दिया था। फिर उसके बाद सरकार ने टारगेट रखा कि हम साउथ अफ्रीका से 100 से अधिक चीते लाएंगे अगले 10 से 12 सालों के अंदर, हर साल 12 चीते लेकर के आएंगे। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट CRM किसने विकसित किया? तो आंसर होगा बार्क और नाल्को ने। नाल्को मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है कोरापुट उड़ीसा में। और बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो याद रखना, अभी हाल ही में भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री यानी कि सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल ये भुवनेश्वर में जारी की गई। इसे नाल्को ने बार्क के सहयोग से तैयार किया है और इस बॉक्साइट CRM का नाम क्या दिया? बार्क B1201। ये भारत में अपनी तरह का पहला और विश्व में 5वां CRM है। क्या होता है ये CRM? तो जैसा कि फुल फॉर्म से क्लियर है, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, मतलब ये धातु के ब्लॉक होते हैं, इसे सर्टिफाइड कर दिया जाता है और इसे फिर स्टैंडर्ड के तौर पर यूज किया जाएगा। स्टैंडर्ड के तौर पर, या यूं कह दूं कि रेफरेंस के तौर पर। अच्छा, एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट से ही। और याद रखना, भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस किसे मिला? जिंदल स्टील को। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। बताइएगा कैसा लगा। होमवर्क प्रश्न देखते हैं, सेशन एंड करते हैं। सेशन अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कर देना, भूलना मत। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा ABK प्रसाद को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बाकी एक बार फिर याद दिला दूं, उनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।